नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर और आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। वाणिज्य मंत्रालय ने फ्रेट स्मार्ट सिटी की योजना प्रस्तुत की। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 3 अनुसूचित दवाओं के लिए 50% मूल्य वृद्धि को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों पर वैश्विक अनुमान रिपोर्ट जारी की। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने 6 प्रौद्योगिकी नवाचार मंच लॉन्च किए। वॉश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से खुले में शौच में सबसे बड़ी गिरावट के लिए भारत की भूमिका सराहनीय रही। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य मंत्रालय ने फ्रेट स्मार्ट सिटी की योजना प्रस्तुत की है। फ्रेट स्मार्ट सिटीज पहल से शहरी माल ढुलाई की दक्षता में सुधार करने और लॉजिस्टिक लागत में कमी करने का अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि फ्रेट स्मार्ट सिटी की आवश्यकता क्यों है। वर्तमान में भारत की ई कॉमर्स आपूर्ति श्रृंखलाओं में अंतिम मील तक माल ढुलाई कुल लॉजिस्टिक लागत के 50% तक के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा शहरी माल ढुलाई की मांग अगले 10 वर्षों में 140% बढ़ने की अपेक्षा है। शहरों में बढ़ती भीड़भाड़, शोर और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये आवश्यक है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो राज्य सरकारें फ्रेट स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले 10 शहरों की पहचान करेंगी। आगे 75 शहरों को शामिल करने के लिए सूची का और विस्तार किया जाएगा। सरकारी विभाग और निजी क्षेत्र को मिलाकर शहरी स्तरीय लॉजिस्टिक्स समिति का गठन किया जाएगा। ये समितियां स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन सुधारने के उपायों को लागू करने के लिए मिलजुल कर शहर की लॉजिस्टिक्स योजनाओं को तैयार करेंगी। पेरी अर्बन फ्रेट सेंटर विकसित करने, ट्रक रूट विकसित करने, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणाली और आधुनिक तकनीकों का उपयोग, शहरी माल ढुलाई में विद्युतीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा पार्सल डिलीवरी टर्मिनल आदि जैसे शीघ्रता से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय ने फ्रेट स्मार्ट शहरों के विकास के लिए भारत जर्मन विकास सहयोग के तहत GIZ जर्मनी, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के साथ सहयोग किया है। हाल ही में नीति आयोग, RMI और RMI इंडिया ने भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट, स्वच्छ और लागत प्रभावी माल परिवहन के लिए एक रोड मैप शीर्षक से जारी रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया है कि भारत में ये क्षमता है कि वो अपनी लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक कम कर सकता है। वर्ष 2020 और 2050 के बीच संचयी CO2 उत्सर्जन बचत का 10 गीगाटन प्राप्त करना। इसके अलावा वर्ष 2050 तक नाइट्रोजन ऑक्साइड में 35% और पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन में 28% तक की कमी करना शामिल है। अगली खबर दवा उद्योग से। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 3 अनुसूचित दवाओं के लिए 50% मूल्य वृद्धि की अनुमति प्रदान कर दी है। NPAA ने मूल्य नियंत्रण के तहत 3 दवाओं के लिए एक मुश्त मूल्य वृद्धि की अनुमति दी है, जिनका उपचार के प्रथम चरण में उपयोग किया जाता है। ये दवाएं हैं इबुप्रोफेन, जो कि एक पेन किलर है, रेनिटिडिन, जो कि एक अम्लत्वनाशक है, और कार्बामाजेपाइन, जो कि मिर्गी में प्रयोग की जाती है। इन दवाओं की मूल्य वृद्धि का कारण ये है कि ये कोविड उपचार में उपयोग की जाने वाली प्रमुख दवाओं की मांग में वृद्धि की वजह से सक्रिय दवा सामग्री की कीमतों में वृद्धि हुई है। इस बीच चीन से APIs की धीमी आपूर्ति हुई है। उत्पादन लागत में वृद्धि और विनिमय दरों में उतार चढ़ाव हुआ है। भारत में आवश्यक दवाओं की कीमतों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों के बड़े वर्ग के लिए दवाओं को सस्ता और आसानी से सुलभ बनाना है। दवा मूल्य नियंत्रण आदेश यानी DPCO आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक आदेश है। ये आदेश सरकार को उचित मूल्य घोषित करने और आवश्यक बल्क ड्रग्स के मूल्यों और उनके निर्माण को विनियमित करने के लिए सशक्त करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची तैयार की है। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के तहत परिभाषित सभी आवश्यक दवाएं DPCO 2013 के तहत निर्धारित सूत्रण के रूप में मानी जाती हैं। NPAA रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है। ये आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के तहत दवाओं की कीमतों और उनकी उपलब्धता को लागू करता है। अगली खबर श्रम क्षेत्र से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों पर वैश्विक अनुमान रिपोर्ट जारी की है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों पर वैश्विक अनुमान रिपोर्ट का ये तीसरा संस्करण वर्ष 2019 को इसका संदर्भ वर्ष निर्धारित करता है, जो कोविड-19 संकट की शुरुआत से पहले का है। इस रिपोर्ट में कई मुख्य निष्कर्ष दिए गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों की संख्या वर्ष 2017 के 164 मिलियन से 2 वर्षों में 5 मिलियन या 3% बढ़कर 2019 में 169 मिलियन हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक वैश्विक श्रम शक्ति का 4.9% भाग हैं। 3 में से 2 से अधिक प्रवासी कामगार उच्च आय वाले देशों में केंद्रित हैं। कई प्रवासी कामगारों को कार्य पर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। साथ ही महामारी से स्थिति और खराब हो गई है। संयुक्त राष्ट्र 2030 सतत विकास एजेंडा प्रवासन को विकास रीति के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मान्यता प्रदान करता है और सरकारों से ये आग्रह करता है कि नियोजित और भलीभांति प्रबंधित प्रवासन नीतियों के कार्यान्वयन सहित लोगों के व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित और उत्तरदायी प्रवास तथा गतिशीलता को सुगम बनाए। ये सतत विकास लक्ष्य 10.7 में कहा गया है। कामगार अधिकारों की रक्षा करना और प्रवासी कामगारों, विशेष रूप से महिला प्रवासियों एवं अनिश्चित रोजगार पाने वाले लोगों सहित सभी कामगारों के लिए सुरक्षित और संरक्षित कार्य परिवेश को बढ़ावा देना शामिल है। ये लक्ष्य 8.8 का हिस्सा है। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए विश्वव्यापी समझौते को अपनाने के साथ देशों ने व्यवस्थित प्रवासन की सुविधा के लिए बेहतर प्रवासन अभिशासन और सहयोग के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों को कामकाजी आयु के प्रवासियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक निश्चित अवधि के दौरान अपने सामान्य निवास वाले देश के श्रम बल में शामिल थे, भले ही वो रोजगार में थे या बेरोजगार थे। कामकाजी आयु के प्रवासियों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग शामिल हैं। उत्प्रवास अधिनियम 1983 यानी इमिग्रेशन एक्ट 1983 भारतीय कामगारों के अनुबंध के आधार पर विदेशों में रोजगार के लिए उत्प्रवास से संबंधित है और उनके हितों की रक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने 6 प्रौद्योगिकी नवाचार मंच लॉन्च किए। भारत में विश्व स्तर पर प्रतियोगी विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए 6 प्रौद्योगिकी नवाचार मंच लॉन्च किए गए। ये पिछले वर्ष आरंभ की गई उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं की पृष्ठभूमि में लॉन्च किए गए हैं, जो भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने पर केंद्रित है। इन 6 मंचों में शामिल है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CMTI बेंगलुरु। ये बेंगलुरु द्वारा विकसित दृष्टि मशीन उपकरण क्षेत्र पर केंद्रित है। दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी और नवाचार मंच। ये मशीन उपकरण क्षेत्र में आयात को कम करने पर केंद्रित है। और तीसरा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक डिजिटल रूप से सक्षम प्लेटफॉर्म संरचना। ये नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पर केंद्रित है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा विकसित काइट यानी प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए ज्ञान एकीकरण मंच। ये आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी, स्वचालन यानी ऑटोमेशन, उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों और रोबोटिक्स पर केंद्रित है। पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। ICAT द्वारा एस्पायर मंच ऑटोमेटिव तकनीक पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया अराई द्वारा टेक्नोवुस सतत गतिशीलता पर केंद्रित है। ये सभी मंच 4 स्तंभों पर केंद्रित हैं, जिसमें शामिल है प्रौद्योगिकी विकास के इच्छुक उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और विश्वविद्यालय जो इन तकनीकों को विकसित करते हैं, शैक्षिक और छात्र जो प्रक्रिया की मेजबानी करते हैं, और अनुसंधान एवं विकास केंद्र। इन नवाचार मंचों का काफी महत्व है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी और ज्ञान एकीकरण प्रदान करते हैं, ज्ञान भंडार और ज्ञान विनिमय करते हैं, प्रौद्योगिकियों का स्वदेशीकरण और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, कौशल विकास को सुगम बनाते हैं, सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देते हैं। अगली खबर वॉश से संबंधित है। जल सफाई और स्वच्छता। वॉश यानी जल सफाई और स्वच्छता रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से खुले में शौच में सबसे बड़ी गिरावट के लिए भारत की भूमिका सराहनीय रही है। घरेलू पेयजल सफाई और स्वच्छता 2000 से 2020 पर प्रगति SDG के अंतर्गत 5 वर्ष इस शीर्षक से वॉश रिपोर्ट के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया गया है।
ये वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 6 जो कि स्वच्छ जल और स्वच्छता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाओं तथा प्रगति की वर्तमान स्थिति का आकलन करता है। वॉश वाटर सैनिटाइजेशन और हाइजीन यानी जल सफाई और स्वच्छता के लिए सामूहिक पद है। इनकी एक दूसरे से संबद्ध होने की प्रकृति की वजह से इन 3 मुख्य मुद्दों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए शौचालय के बिना जल स्रोत दूषित हो जाते हैं। स्वच्छ जल के बिना बुनियादी स्वच्छता प्रथाएं संभव नहीं है। वॉश के लिए भारत की कई पहलें हैं। जैसे भारत में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया है। स्वजल पहल जो नीति विकास, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और संचार अभियानों के माध्यम से समुदायों को उनके आवास के भीतर सुरक्षित जल स्रोतों का स्वप्रबंधन करने में सक्षम बनाती है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID जल सफाई और स्वच्छता मुद्दों के बारे में जागरूकता सृजित करके और समाधान के लिए नागरिकों तथा स्थानीय शहरी निकायों की मांग को प्रोत्साहित करके इस मिशन का समर्थन कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ के समर्थन से स्वच्छता को बढ़ावा देने में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए कायाकल्प योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। इसके अनुसार नल से जल, बोरहोल या ट्यूबवेल, संरक्षित गर्तकूप, संरक्षित झरनों, वर्षा जल और पैकेज्ड या डिलीवर किए गए जल सहित स्रोत पर ही जल संसाधनों में सुधार हुआ है। सुरक्षित रूप से बुनियादी और प्रबंधित सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030 तक प्रगति की वर्तमान दरों में 4 गुना वृद्धि की आवश्यकता होगी। आइए हम नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त खबरों पर। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पद पर बने रहने के लिए अगले 2 महीनों में विधायक के रूप में निर्वाचित होने की आवश्यकता है। लेकिन RPA की धारा 151 के अनुसार यदि सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने में 1 वर्ष से कम समय शेष है तो राज्य में उपचुनाव नहीं होता है, जो कि उत्तराखंड के मामले में 23 मार्च 2022 है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं में रिक्तियों को उनकी रिक्ति की तिथि से 6 महीने के भीतर उपचुनाव के माध्यम से भरने का आदेश देता है। OECD या G20 समावेशी फ्रेमवर्क कर समझौता भारत अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का समाधान करने के लिए आधार शरण और लाभ स्थानांतरण यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग BEPS पर OECD या G20 समावेशी ढांचे में शामिल हो गया है। BEPS बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा उपयोग की जाने वाली कर नियोजन रणनीतियों को दर्शाता है, जो कर भुगतान से बचने के लिए कर नियमों में व्याप्त त्रुटियों का लाभ उठाते हैं। इस प्रस्तावित समाधान में 2 घटक हैं। पहला यह है कि ये किसी देश के बाजार अधिकार क्षेत्र में लाभ के अलावा हिस्से का पुनः आवंटन करता है। ये सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल कंपनियों सहित बहुराष्ट्रीय उद्यम जहां पे वे परिचालित हैं और लाभ अर्जित कर रहे हैं वहां कर का भुगतान करें। और दूसरा है वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर, जो वर्तमान में 15% प्रस्तावित है। MSMEs के तहत खुदरा एवं थोक व्यापार को शामिल करना। संशोधित दिशा निर्देशों के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने खुदरा एवं थोक व्यापार को MSMEs के रूप में शामिल करने और उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र उधारी का लाभ देने का आदेश जारी किया है। व्यापारी MSME उद्यमों के लिए निर्मित की गई कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। इससे पहले जून 2017 में सरकार ने खुदरा और थोक व्यापारियों को MSME श्रेणी से ये तर्क देते हुए हटा दिया था कि वे न तो विनिर्माण इकाइयां हैं और न ही सेवा इकाइयां हैं, इसलिए वे उद्योग आधार ज्ञापन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसे MSME पंजीकरण कहा जाता है। कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। भारत का प्रथम कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से मेहरट्टा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर MCCIA द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए अब जानते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं। ये कृषि खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए एक एकल बिंदु गंतव्य के रूप में कार्य करेगा। ये आवश्यकता आधारित सूचना का प्रसार करके महाराष्ट्र के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देगा। कृषि खाद्य मंत्रालय में किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों तथा MSMEs की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये फलोद्यान प्रबंधन,
न्यूनतम अवशेष स्तर आदि जैसे विषयों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करके क्षमता निर्माण में सहायता करेगा। व्यक्तियों का दुर्व्यापार रिपोर्ट। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक वार्षिक अध्ययन में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि चीन सहित 12 सरकारों की स्वयं की मानव दुर्व्यापार की नीति या पैटर्न है। चीन की सरकार व्यापक रूप से बलात् श्रम से जुड़ी है। इसमें 10 लाख से अधिक उइगर, निर्जातीय कजाक, निर्जातीय किर्गिज तथा अन्य मुस्लिमों को निरंतर सामूहिक रूप से मनमानीपूर्ण निरुद्ध करना शामिल है। भारत के लिए रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सरकार दुर्व्यापार को समाप्त करने के लिए न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं कर रही है, लेकिन प्रभावी रूप से प्रयास अवश्य कर रही है। भारत में तस्करों के लिए दोष मुक्ति की दर 73% पर उच्च बनी हुई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। हाल ही में संरक्षित क्षेत्र में 150 गिद्धों को देखे जाने के बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने इनके संरक्षण की योजना बनाना आरंभ कर दिया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के गिद्ध सर्दियों के दौरान बिहार में नेपाल की सीमा से जुड़े क्षेत्रों में विचरण करते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत में हिमालयी तराई के वनों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है और ये बिहार का एकमात्र बाघ रिजर्व है। देश के गंगा के मैदानों में जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित इस वन में भाभर और तराई क्षेत्रों का संयोजन है। एशियाई हाथी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एशियाई नर हाथियों पर अध्ययन किया और उन्हें मादाओं की तुलना में कम सामाजिक पाया। एशियाई हाथियों की 3 उपप्रजातियां हैं, भारतीय, सुमात्राई और श्रीलंकाई। सबसे विस्तृत रेंज भारतीय उपप्रजाति की है और ये महाद्वीप में शेष हाथियों की अधिसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स के परिशिष्ट 1 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी सूचीबद्ध हैं। प्राचीन युग के 3 काल अन्वेषित किए गए। ओडिशा के तटीय बालासोर जिले के दुर्गा देवी गांव में एक पुरातात्विक अध्ययन से ताम्रपाषाण काल, लौह युग और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्यों में लाल, काले और भूरे रंग के मृदभांडों के नमूने, टेराकोटा से बनी कान की बालियां, चूड़ियां, मनके, टेराकोटा पहिए इत्यादि प्राप्त हुए हैं। वहीं ताम्रपाषाण काल के साक्ष्यों में एक गोलाकार झोपड़ी का आधार, लाल रंग के मृदभांडों पर काला रंग, काला चिकना मृदभांड, लाल चिकना मृदभांड और तांबे की वस्तुएं मिली हैं। और लौह युग से संबंधित साक्ष्यों में मृदभांड के अवशेष और लोहे की वस्तुएं जैसे कील, तीर का अग्रभाग, कुल्हिया और विभिन्न प्रकार के धातुमल प्राप्त हुए हैं। किक बॉक्सिंग। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारत में किक बॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास के लिए वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन से संबद्ध है, जो कि किक बॉक्सिंग खेल का अंतर्राष्ट्रीय संघ है। किक बॉक्सिंग एक लड़ाकू खेल है जो किकिंग और पंचिंग तकनीकों को संयुक्त करता है। इसे मुay थाई, कराटे, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट के कुछ अन्य रूपों में विकसित किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए। साथ ही टीका अवश्य लगवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।